फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक के पहले एपिसोड में हमने मेजर दीपेंद्र सिंह सेंगर से जाना कि कैसे जिंदगी की हर मोड़ पर मुश्किलें आएंगी और कैसे हम उन मुश्किलों को पीछे छोड़कर जिंदगी में वो हासिल करें जिसके सपने हम देखते हैं। जीत की जिद जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज एक नया दिन, नया विषय और एक नए मेहमान के साथ आप सबको लोकेश नथानी का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टॉक्स के दूसरे एपिसोड में। तो आइए मैं आपको हमारे आज के खास मेहमान का इंट्रोडक्शन करता हूं। ही वर्क्स विद पेशेंट्स इन 5 कॉन्टिनेंट्स एंड ओवर 43 कंट्रीज। ही इज एंगेज्ड इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द पावर ऑफ न्यूट्रिशन इन वेलनेस। आज का सेशन दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएगा। मुझे हेल्दी होना ही सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि ये जिंदगी का एक तरीका होना चाहिए। निखिल का लाइफ मंत्रा है नेचर इज मदरली and has amazing healing powers. Embrace it. So friends, please welcome world-class nutritionist and a great human and a friend of mine on a mission, Mr. Nikhil Chaudhary. Thank you Lokesh and welcome to all of you. आप लोग सब अपना कीमती समय लेकर के आज यहाँ पे आए हैं। ये आपके और आपकी फैमिली की हेल्थ के लिए सबसे पहला स्टेप है और आने वाले कुछ मिनटों में हम आपके साथ लाइफ चेंजिंग टिप्स शेयर करेंगे जो पिछले 10-12 सालों में हमारे कई पेशेंट्स ने यूज़ की है अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, कई सारी बीमारियों को दूर रखने के लिए और कई सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए। ये सारी टिप्स साइंटिफिक हैं, प्रैक्टिकल हैं और प्रैक्टिस्ड हैं और हम सिर्फ नेचुरल फूड की बात कर रहे हैं। हम किसी भी तरीके के सप्लीमेंट्स, किसी तरीके की दवाई की बात नहीं कर रहे हैं। वो नेचुरल फूड जो प्राय आपके घर में मिल जाता है या आपके आसपास आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान में हेल्दी खाने की परिभाषा बहुत ही सिंपल है। लोग समझते हैं कि घर का खाना हेल्दी है और बाहर का खाना अनहेल्दी है। काफी हद तक ये सही भी है, लेकिन घर के खाने में भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके कारण वो अनहेल्दी हो सकता है। पहला, मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन। कई सालों से इतनी ज्यादा मार्केटिंग चल रही है कि अनहेल्दी फूड को हेल्दी टैग लगा करके बेचने की कोशिश की जा रही है और इतने सालों से वही बातें बार बार लगातार सुनते सुनते हमें उन चीजों पे विश्वास होने लगा है। मुझे याद है एक बहुत बड़ी लिमिटेड कंपनी के एचआर मैनेजर ने मुझसे कहा, निखिल आजकल मैं बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट करना शुरू कर दिया हूं। मैंने पूछा, सर आप क्या खाते हो ब्रेकफास्ट में? तो उन्होंने कहा, निखिल आजकल मैं दूध और कॉर्नफ्लेक्स लेता हूं। अब मुझे बड़ा शॉकिंग लगा, ये दोनों चीजें बड़ी अनहेल्दी होती है। तो मैंने उनसे पूछ लिया, सर पहले क्या खाते थे? तो वो बोले कि निखिल पहले मैं रोटी सब्जी खाता था। रोटी सब्जी बहुत ज्यादा हेल्दी है लेकिन कॉर्नफ्लेक्स और दूध अनहेल्दी है। फिर भी उनका मानना ऐसा चेंज हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केटिंग। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अनकॉन्शियस स्नैकिंग। चलते फिरते हम हाथ मार लेते हैं, किसी डब्बे से भुजिया उठा लिया, कोई ये कतली खा ली, गुलाब जामुन खा लिया, हमें पता ही नहीं चलता है। वो चीज़ हमारे दिमाग में ही रजिस्टर नहीं होती है। मेरे जब पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं उनसे एक स्टैंडर्ड सवाल पूछता हूँ कि सर आपकी डाइट क्या है? तो वो कहते हैं वही स्टैंडर्ड इंडियन डाइट है, सुबह रोटी, दिन में चावल और रात को फिर से रोटी। अगर साउथ इंडियन बंदे होते हैं तो वो कहते हैं सुबह शाम हम लोग इडली डोसा खाते हैं। और कहते हैं कि हम जब कोई बाहर का सामान नहीं खाते, कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाते, तो ये बीमारी हमें हुई क्यों? तो मैं पूछता हूँ, सर एक बात बताओ, क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो? तो बोलते हैं महीने में 1-2 बार। गुलाब जामुन, चना, भुजिया, दाल मोट, कतली, ये सारी चीजें मिला करके बूंद बूंद से सागर बन जाता है। इतनी ज्यादा मात्रा में हमारे अंदर ये जंक फूड चला जाता है बिना हमें पता चले, क्योंकि हम उस चीज को रजिस्टर ही नहीं कर पाते। लेकिन इसका हमारे शरीर पे बहुत गहरा असर पड़ता है और हमारा शरीर बहुत अनहेल्दी हो जाता है। तीसरी जो सबसे नुकसानदायी चीज है हमारे घर के डाइट में वो है प्रोसेस्ड फूड। आज अगर आप अपने किचन में जाकर के या फ्रिज में जाकर के देखेंगे तो नेचुरल फूड कम और प्रोसेस्ड फूड ज्यादा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं होल ग्रेन और प्रोसेस्ड ग्रेन की। जैसे अगर कोई भी ग्रेन है जिसके ऊपर उसका छिलका है तो उसे हम होल ग्रेन कहते हैं, लेकिन अगर उसका छिलका उतार दिया जाए और उसको पॉलिश कर दिया जाए तो उसे हम रिफाइंड ग्रेन या पॉलिश्ड ग्रेन या प्रोसेस्ड फूड कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए हम बात करेंगे राइस की। तो समझने के लिए मैं राइस का नाम उपयोग कर रहा हूं, लेकिन
ये सारे ग्रेन्स के लिए अप्लाई होता है, चाहे वो ग्रीन मूंग दाल हो, चाहे वो चना हो, चाहे उड़द दाल हो, चाहे वो ओट्स हो, चाहे कोई भी चीज हो। अगर आप एक राइस का ग्रेन देखते हैं तो व्हाइट राइस में सिर्फ और सिर्फ शुगर होती है, डाइजेस्ट होने के बाद वो सिर्फ शुगर बनता है। लेकिन अगर आप रेड राइस देखते हैं जिसके ऊपर ब्रान होता है, उसमें फाइबर होता है जो व्हाइट राइस में नहीं होता। उसके अलावा उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, निकल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब चीजें ब्रान में होती है जो व्हाइट राइस में नहीं होती। और उसके अलावा इसमें फैट भी होता है। आपने देखा होगा ऐड, राइस ब्रान ऑयल का ऐड आता है, बोलते हैं कि बड़ा हेल्दी होता है, लोग राइस ब्रान ऑयल खरीद के लेके आ रहे हैं। अरे ब्रान राइस खाएंगे तो आपको वो ऑयल अपने आप मिल जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत ही नहीं है। ये हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब आकर के देखते हैं कि हमारा जो फाइबर है वो क्या करता है। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह से लेकर के वो खाना जब बड़ी आंत पे पहुंचता है तो बड़ी आंत से एक सिग्नल ब्रेन को जाता है, वो कहता है कि अरे भाई बस हो गया, खाना आ गया, अब खाना बंद करो, पेट भर गया है मेरा, और मत खाओ। इस दौरान अगर आप खाना नहीं चबा रहे हो, धड़ाधड़ आप ठूसे जा रहे हो अपने मुंह में, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद आपको लगे अरे यार आज ज्यादा खाना खा लिया मैंने। लेकिन अगर आप चबा रहे हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम गैप आएगा, जिसके कारण आप ओवर ईटिंग कर ही नहीं पाओगे। आप व्हाइट राइस पे ओवर ईटिंग कर सकते हो, खीरा गाजर पे आप ओवर ईटिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा फाइबर एक जाल बनाता है, इंटेस्टाइन्स में एक जाल बनाता है जिसके अंदर ये खाने को पकड़ के रखता है, और इससे धीरे धीरे खाना बॉडी के अंदर रिलीज होता है, लिवर के पास जाता है। लिवर बोलता है अच्छा एक आया इसको भेजो आप हार्ट के पास, दूसरा आया इसको किडनी के पास भेज दो, तीसरा आया इसको ब्रेन के पास भेज दो। लेकिन अगर फाइबर ना हो, ये जाल ना हो, तो आप जो भी खाना खाते हो इमीडिएटली डाइजेस्ट होकर के वो तुरंत लिवर के पास धावा बोल देता है, और लिवर बोलता है अरे बाप रे इतनी सारी सेना आ गई, इनको टैकल करो, क्या करना है, इसको फैट में कन्वर्ट कर दो। फैट बनाने का काम और फैट तोड़ने का काम दोनों लिवर का होता है। तो मोटापा का मेन कारण क्या है, बिना फाइबर का खाना। जब ये थोड़ा और बढ़ने लगता है तो कई बार ये फैट लिवर में जमा होने लगता है, जिसको हम फैटी लिवर कहते हैं। और हर आदमी की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा वो फैट अपने बॉडी में एक्यूमुलेट कर ही नहीं सकता। जब वो सिचुएशन आ जाती है कि आपकी बॉडी और फैट लेने के काबिल नहीं है, तब ज्यादा एनर्जी जो है आपके ब्लड में शुगर के रूप में दौड़ने लगती है, जिसे हम डायबिटीज कहते हैं। तो आप देख लीजिए ये तीनों चीजें, मोटापा, फैटी लिवर और डायबिटीज का एक ही कारण है, बिना फाइबर का खाना खाना, जो हमारे अगर आप किचन में आज आप जाकर के देखोगे तो पूरा का पूरा वही है। जब हम ये बिना फाइबर वाला खाना खाते हैं और लिवर के पास सडनली चला जाता है, शुगर ऐसे राइज होती है, और जब लिवर इसको पूरी तरीके से फैट में कन्वर्ट कर देता है तो धड़ से वो शुगर लेवल गिर जाता है। जब शुगर लेवल नीचे गिरता है तो हमको दोबारा भूख लगती है और हम फिर से खाने लगते हैं, और ये साइकिल बन जाती है। और यही साइकिल एडिक्शन का कारण होती है। जब भी वो नीचे गिरती है हमें कुछ चाहिए, और ये सेम चीज आपको हर एडिक्शन में दिखेगी। अगर आपको ये साइकिल तोड़नी है तो इस शुगर राइस को ही तोड़ना पड़ेगा। अगर आपकी ये शुगर राइस टूट गई तो वो धड़ से गिरेगी भी नहीं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फूड को किसी भी लिक्विड फॉर्म में ना लें। अगर आप लिक्विड फॉर्म में फूड लेते हैं तो उसमें कोई फाइबर नहीं होता। वैसे ही दूध है, दूध भी बड़ा नुकसान करता है, उसमें इतना कैल्शियम होता है जो हमारे पूरे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की तहस नहस कर देता है। कोलाज, एनर्जी ड्रिंक्स, जितने भी जूसेस होते हैं, इन सबको आप प्लीज अवॉइड कीजिए, ये लिवर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालते हैं। डायबिटीज के अलावा कोलेस्ट्रॉल और बीपी, ये दो मेन रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे हार्ट के लिए, और 50% से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में यूज होता है बाइल बनाने के लिए। जब भी हम कोई फैटी फूड खाते हैं तो लिवर बहुत सारा बाइल अपने इंटेस्टाइन्स में रिलीज करता है इस फैटी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, और डाइजेस्ट करने के बाद कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा बाइल वापस बॉडी के अंदर आ जाए। तो ये एक साइकिल होती है। और कोलेस्ट्रॉल बाहर से नहीं आता बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल लिवर बनाता है जरूरत के हिसाब से। अगर आप नेचुरल खाना खाते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल की जरूरत ही कम रहेगी, और दूसरी तरफ अगर आप फैट विद फाइबर खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, तो ओवरऑल आपका कोलेस्ट्रॉल डाउन होता है। फैट विद फाइबर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नट्स एंड सीड्स, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, जितने सीड्स आपको मिलते हैं आप वो खाइए।
और फैट बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% ब्रेन हमारा फैट होता है, 80% नर्वस सिस्टम फैट होता है, हमारे बॉडी की हर सेल की जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है उसमें फैट होता है। तो जिस क्वालिटी का आप फैट खाएंगे उसी हिसाब से आपका ब्रेन होगा। अगर आपने फ्राइड फूड खाया तो आपका ब्रेन फ्राई हो गया, अगर आपने रोस्टेड नट्स एंड सीड्स खाए तो आपका नर्वस सिस्टम रोस्ट हो गया। तो आपकी बॉडी की हर सेल की हेल्थ के लिए हेल्दी फैट खाना बहुत जरूरी है। तो रॉ फॉर्म में या सोक्ड फॉर्म में नट्स एंड सीड्स को खाइए, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा, आपके नर्वस सिस्टम को भी इंप्रूव करेगा, ओवरऑल हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की बात है, अगर आप धूप सेकते हैं तो विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से ही पैदा होता है। इसका मतलब है कि धूप सेकने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। दूसरी तरफ विटामिन डी का इंपॉर्टेंस कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा हमको पता चला है कि ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, जिससे इन्फेक्शंस, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, उससे फाइट करने में हेल्प करता है। इतना ही नहीं, एक रिसर्च ये भी कहती है कि साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया है कि अगर औरतें 20 मिनट धूप डेली सेके तो 60% कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होंगे ही नहीं। इससे ज्यादा बेटर वैक्सीन आपको क्या मिल सकता है, लेकिन फ्री में मिलता है तो हम कदर नहीं करते। तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। और विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विटामिन डी ना हो तो हमारा बॉडी कैल्शियम भी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। हड्डियों की अगर हम बात करें तो हड्डियों का एक और फंक्शन होता है। अगर हमारा खून एसिडिक हो गया तो हमारे सारे ऑर्गन्स फेल करने शुरू कर जाएंगे। तो बॉडी क्या करती है, इसको कभी भी एसिडिक नहीं होने देती। कैसे? जैसे हमारा खून एसिडिक हुआ, हमारी हड्डियां गलनी शुरू हो जाती है, और जैसे ही हमारा खून नॉर्मल पे आया, हड्डी तो घुलनी बंद हो जाएगी, लेकिन वो जो कैल्शियम है वो अलग अलग जगहों पे जमने लगता है। जैसे डायबिटिक्स में किडनी फेलियर का सबसे मेन कारण है कैल्सिफिकेशन ऑफ द किडनी। क्यों? क्योंकि किडनी को फ्लेक्सिबल होना होता है, और अगर कैल्शियम जमा हो गया तो वो रिजिड हो जाती है। हेल्थ की परिभाषा है फ्लेक्सिबल ऑर्गन एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स, मतलब फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, राइट। लेकिन अगर हमारे फ्लेक्सिबल ऑर्गन रिजिड हुए और स्ट्रॉन्ग बोन्स वीक होती हैं तो वी आर गोइंग फॉर अ टॉस। अगर हमारे ये जो कैल्शियम है अगर हमारे ब्रेन में डिपॉजिट होता है तो स्ट्रोक आता है, अगर हार्ट में डिपॉजिट होता है तो वॉल्व्स काम करना बंद कर देते हैं, ब्रेस्ट या लिवर में डिपॉजिट होता है तो वो कैंसर का रूप भी ले सकते हैं। वैसे ही अगर हमारे आर्टरीज और वेन्स जो पंप करते हैं ब्लड, हर एक पॉइंट पे पंप करते हैं, अगर इसमें कैल्सिफिकेशन हुआ तो ये बहुत रिजिड हो जाती है, पंप नहीं कर पाती, और हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जिसके कारण बीपी बढ़ता है। तो अगर आपको अपना बीपी कंट्रोल में रखना है तो आपको वो सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए जो आपके खून को एसिडिक बनाती हैं, और वो सारी चीजें कंज्यूम करनी चाहिए जो आपके बॉडी को नॉन एसिडिक बनाती हैं। एसिडिक बनाने वाली चीजें कौन सी हैं? शुगर, फ्राइड फूड, जितना भी पैकेज फूड है, जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, दूध। जी हाँ, दूध आपके बॉडी को एसिडिक बनाता है, जिसके कारण आपकी हड्डियां वीक होती हैं। एक स्टडी की गई थी उन कंट्रीज के पूरी पॉपुलेशंस के ऊपर, जिन कंट्रीज में सबसे ज्यादा दूध पिया जाता है उन कंट्रीज में बोन्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, वो पूरे के पूरे कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को भी खराब कर देता है। आपकी बॉडी में जो अल्कलाइन करने वाली, मतलब नॉन एसिडिक बनाने वाली चीजें होती है, वो सारे नेचुरल फूड। बीच में फैट डाइट चल गई कि अल्कलाइन फूड खाइए, अल्कलाइन फूड खाइए। अरे वो भी एक आधा सत्य है। क्यों? क्योंकि जितने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे विटामिन सी, वो एसिडिक होता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद वो अल्कलाइन रूप लेता है। आपको जितनी भी अल्कलाइन करने वाली चीजें हैं उनका इंटेक बढ़ाना है, ठीक है। अगर आप बीपी की बात करते हैं तो जनरल रिकमेंडेशन है बीपी का, वो ये होता है कि सॉल्ट कम करिए। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इतने सालों के एक्सपीरियंस में आज तक एक बंदा नहीं देखा जिसका बीपी सॉल्ट कम करने से ठीक हो गया। सॉल्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ड सैलरी है वो सॉल्ट से आती है। पहले जब फ्रिज वगैरह नहीं थे तो फूड का प्रिजर्वेशन सॉल्ट को यूज करके अचार बनाने से ही होता था। और अगर बॉडी में सॉल्ट की कमी हो गई तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, क्योंकि ब्रेन के फंक्शन के लिए सॉल्ट चाहिए। पॉइंट ये है कि सॉल्ट आप किस चीज के साथ खाते हैं। अगर आप चिप्स के साथ सॉल्ट खाएंगे तो आपका बीपी बढ़ेगा, अगर आप व्हाइट राइस के साथ सॉल्ट खाएंगे तो आपका बीपी बढ़ेगा, पिज्जा के साथ खाएंगे तो बीपी बढ़ेगा। लेकिन अगर आप हाई फाइबर और ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ खाएंगे तो आपको सॉल्ट की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। क्यों? सॉल्ट के सोडियम को पोटेशियम बैलेंस करता है।
अगर आपके बॉडी में बीपी ज्यादा है, आप पोटेशियम रिच खाना खाइए, आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। मैंने देखा है कि अगर आप दिन में 2 ग्लास ग्रीन लीफी वेजिटेबल का जूस जैसे व्हीट ग्रास जूस या धनिया पुदीने का जूस थोड़ा नींबू डाल करके आप लीजिए 2 महीने तक, मैक्सिमम लोगों का बीपी ठीक हो जाएगा। अनफॉर्चुनेट चीज है कि हिंदुस्तान में बीपी के पेशेंट इतने हैं जितने पाकिस्तान की अर्बन पॉपुलेशन है। चलिए अब मैं वाइंड अप करने के लिए आपको 10 टिप देता हूं जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करने चाहिए। पहला पॉइंट है, आप प्रोसेस्ड फूड को ना खाइए। दूसरा, वो सारे फूड लिक्विड फॉर्म में जितने भी हैं उनको अवॉइड कीजिए, ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। तीसरा पॉइंट, वेजिटेबल्स का इंटेक, स्पेशली ग्रीन लीफी वेजिटेबल का इंटेक बढ़ाइए। मेरे हिसाब से अगर आपको हेल्दी रहना है, डिजीज फ्री रहना है, तो पर डे का कंजम्पशन आपका अराउंड 1 to 1.5 kg मिनिमम होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स या फर्मेंटेड फूड जैसे दही है, कांजी का पानी है, लिक्विड वाले अचार हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो बैक्टीरिया होता है वो आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। इतना ही नहीं, ये डिप्रेशन की भी बहुत बड़ी दवाई है। अगर कोई फर्मेंटेड फूड खाता है और प्रीबायोटिक फूड खाता है तो उससे लोगों का डिप्रेशन भी ठीक हो सकता है। हेल्दी फैट, उसकी महिमा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक चीज और ऐड करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फैट ही है जो आज तक साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जिसके कंजम्पशन से लोगों की आयु बढ़ती है। जी हां, अगर आपको अपनी एज बढ़ानी है तो हेल्दी फैट जैसे नट्स एंड सीड्स, अनरोस्टेड, इनका कंजम्पशन बढ़ाइए। विटामिन सी, कोरोना में हमने बहुत देखा है कि विटामिन सी खाइए, विटामिन सी खाइए, इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो इम्यून सेल्स होती हैं, जो सबसे ज्यादा बॉडी में इम्यून सेल्स होती हैं, वो इम्यून सेल्स विटामिन सी के बिना काम नहीं कर सकती। मतलब अगर आपके पास बंदूक है और बुलेट नहीं है तो वो बंदूक किसी काम की नहीं है। तो अपने इम्यून सिस्टम को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको विटामिन सी का कंजम्पशन बढ़ाना ही पड़ेगा। नींबू एक बहुत अच्छा जरिया है। आप दिन भर में किसी भी आदमी जनरली 5 नींबू तक डेली ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको एसिडिटी है तो खाली पेट ना लें। नेक्स्ट पॉइंट, ईट बिफोर लीविंग। आप कहीं भी घर से बाहर निकल रहे हैं उससे पहले हेल्दी खाना खा करके निकलिए। क्यों? क्योंकि अगर आप भूखे जाएंगे तो आपका विल पावर कम होगा, सामने जो दिखेगा वो आपके मुंह में जाएगा। नेक्स्ट, मिनरल वाटर। आजकल आरओ वाटर का चलन है। आरओ वाटर में मिनरल्स नहीं होते, इसीलिए हमारी बॉडी में मिनरल्स को वो और ज्यादा डिवॉइड कर देता है। इससे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अगर आपके पास साफ टैप वाटर है तो उसको फिल्टर करके या उसको गर्म करके पीजिए। अगर वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप आरओ वाटर में मिनरलाइज कीजिए, जैसे इन्फ्यूज्ड वाटर है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की स्लाइसेस डाल करके, थोड़े हर्ब्स डाल करके जग में छोड़ दीजिए, जब भी पीना हो वो पानी डाल करके पीजिए। उससे आपके बॉडी को बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिलेंगे। धूप सेकना बहुत जरूरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेली धूप सेकिए। अगर वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वीकेंड्स पे एटलीस्ट आधा पौन घंटा धूप सेकिए। और एज अ फैमिली हमेशा साल में एक बार जो भी आप वेकेशन ट्रिप प्लान करते हैं, ये इंश्योर कीजिए कि आप ऐसी जगह पे जाएं जहां आपको धूप मिलती हो और आप आराम से तबीयत से आप धूप सेक सकें। नींद, 500 से भी ज्यादा फंक्शन करने वाला हमारा ये जो लिवर है, ये जब हम सोते हैं तब डिटॉक्सिफाई करता है। ये इसका रिजुविनेशन पीरियड होता है। जो लोग नाइट शिफ्ट में काम करते हैं या जिनको नींद की प्रॉब्लम होती है, उनका लिवर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उनको लिवर की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नींद का पूरे के पूरे बॉडी पे, दिमाग पे, हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। और लिवर हमारा जो ऑर्गन है, इसका भी हर एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो मैं कुछ टिप्स देता हूँ, इनको आप नोट कर लीजिए। पहला, अगर आप शारीरिक रूप से थके नहीं हैं तो नींद आना मुश्किल है, तो आपको शारीरिक तरीके से थकना पड़ेगा। आप भागिए, दौड़िए, खेलिए, कूदिए, जिम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन शारीरिक रूप से थकना जरूरी है। अधिकतर लोग आज की डेट में खड़े खड़े या बैठे बैठे काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, तो मानसिक तनाव, मानसिक तरीके से वो थक जाते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं थकते। तो थकना फिजिकली बहुत ज़रूरी है और मानसिक रूप से रिलैक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन कीजिए या ब्रीदिंग कीजिए, उससे भी आपका दिमाग शांत होगा। कुछ लोगों के लिए गाना सुनना भी एक ऑप्शन होता है। अगर आपको एसिडिटी या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो खाना थोड़ा जल्दी खाया कीजिए रात को, जिससे कि थोड़ी ज़्यादा आपको कमज़ोरी, हल्की कमज़ोरी महसूस हो, जिससे आपको नींद आ जाए। तो नींद के लिए ये चीज़ें ट्राई कीजिए।
नेक्स्ट है बेयर फीट वॉकिंग, मतलब आप जो है नंगे पांव चलिए रफ सरफेस के ऊपर, जिससे कि आपके तलवे, जो नीचे के तलवे होते हैं, ये तलवों पे प्रेशर पड़े और खून नीचे से वापस हार्ट की तरफ जाए। अगर वो नहीं होता तो हार्ट को डबल प्रेशर लगाना पड़ता है खून भेजने के लिए भी और वापस लाने के लिए भी, जिसके कारण लोगों का बीपी बढ़ जाता है। और लास्ट टिप जो मेरे हर पेशेंट फॉलो करते हैं और मैं हर किसी को सलाह दूंगा, वो है मॉर्निंग सैलड। मतलब रात भर की फास्टिंग के बाद जब आप सुबह उठते हो, आप जो खाते हो आपका शरीर उसको फैट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सुबह जब उठते हो तो अपना दिन की शुरुआत आप सैलड से करें और भर पेट खाएं ताकि आपको डकार आ जाए। इससे आपकी एसिडिटी भी कंट्रोल में रहेगी। और अगर आप डेली सेम सैलड खाते हैं तो वो एक यूनिफॉर्म की तरह होता है, मतलब कि आप बोर नहीं होंगे, आपके ब्रेन को पता रहेगा उठते कि मुझे ये मिलने वाला है। एक स्पेशल धन्यवाद है श्याम स्टील का, जिन्होंने फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग जैसे एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट किया है और उनका एजेंडा बहुत सिंपल है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो अच्छी बातें पहुंचाए जिससे उनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार आ सके। वो कहते हैं ना कि इफ़ गॉड हैज़ गिवन यू मोर, इट इज़ नॉट टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बट टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। दे रियली लिव बाय दिस एंड आई रियली थैंक श्याम स्टील। सो निखिल, थैंक यू सो मच। आपने इतनी आसानी से सब कुछ कह दिया और मैं जब सोच रहा था, जब आपकी टॉक सुन रहा था, मुझे लग रहा था कि कुछ चीज़ें तो आपने कही वो बहुत आसान है, लेकिन अगर मैं देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मतलब मुझे पूरा वो अपना वार्डरोब चेंज करना पड़ेगा, मतलब अपनी सारी फूड हैबिट चेंज करनी पड़ेगी अगर मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए तो। करेक्ट। तो ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है मुझे, तो क्या कहना चाहेंगे आप? लोकेश भाई, ये मुश्किल नहीं है, ये हमारी सोच का फर्क है। अगर आपको आउटपुट चेंज करना है तो आपको इनपुट चेंज करना ही पड़ेगा। लोग कहते हैं डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी लिवर है, हार्ट डिजीज है, ये सारी जेनेटिक बीमारियां, कैंसर को भी जेनेटिक कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दीज आर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेज। और आप अगर अपने बच्चों को विरासत में ये बीमारियां नहीं देना चाहते हैं तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब आप चेंज करने की बात करते हैं तो आप इस पे फोकस मत करिए कि आपको क्या क्या निकालना है, पहले इस पे फोकस करिए कि क्या क्या डालना है। मैं ये चाहता हूं कि अगर आप अनहेल्दी भी खा रहे हैं तो कम से कम आप हेल्दी भी खाएं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम हेल्दी नहीं खाते। आज इंडिया में, दुनिया में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस हैं, लेकिन कितने वेजिटेरियंस हैं जो वेजिटेबल्स खाते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। मेरा एक पेशेंट था जिसकी डायबिटीज बहुत ज्यादा थी, एवरेज ऑफ 3 months 6 होती है, उनको 12 था, लेकिन उनको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हेल्दी चीजें भी बहुत खाते थे, वो सब कुछ बहुत खाते थे, तो वो हेल्दी चीजों ने उनको बचा के रखा था। फोकस करिए कि आप हेल्दी चीजों को इंट्रोड्यूस करें, अनहेल्दी चीजें अपने आप धीरे धीरे निकल जाएंगी। ये सवाल हर कोई वर्किंग इंसान का है, मेल हो फीमेल हो, कि अगर एक आदमी सुबह 10 बजे से लेके शाम को 10 बजे तक ऑफिस जाता है तो क्या बैलेंस डाइट होगा उसका? आपकी देखिए, ये हमारी सोच गलत है कि हम जो है काम के साथ खाने का वो नहीं कर सकते। आप यकीन करिए कि अगर आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आपका जो टाइम है कुकिंग का या किसी भी चीज़ का वो और कम हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। जैसे अगर मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे तो लोकेश जी ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है, लेकिन अगर मैं कभी किसी और पर्पस से, पर्सनल पर्पस से भी कहीं ट्रैवल किया, कहीं कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली लॉकडाउन में किचन्स वगैरह ऑपरेटिव नहीं थे, बड़ा सिंपल है, नीचे उतरो किसी भी सब्जी वाले से जो है आप वेजिटेबल्स खरीद लो। मैं मॉर्निंग सैलड की आपसे बात कर रहा हूँ, कितना सिंपल है, कुछ नहीं, खीरा को धो लो, चबा करके खाने लगो। आप गाजर को धो लो, चबा के खाने लगो। अगर आपको कहीं भूख लग रही है, आप जैसे सैंडविच उठाते हो या डोनट उठाते हो, उसके बजाय आप एक एप्पल उठाओ ना। इज इट दैट डिफिकल्ट? इट इज ओनली अ मैटर ऑफ चॉइसेस। आज आपके बच्चे हैं, आप उनको कंट्रोल कर सकते हो, आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट? आज आप बच्चों की अगर हैबिट चेंज करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है आप जंक फूड नहीं छोड़ पा रहे हो, कम से कम हेल्दी को शुरुआत तो करो। राइट। सो हमारा अगला सवाल मिस्टर गौरव बेरीवाल जी से है कि व्हाट इज द आइडियल ब्रेकफास्ट फॉर वेजिटेरियंस? So there is nothing like ideal breakfast, but I would always suggest कि you start your day with salads, उसके बाद आप अपना मेन कोर्स ब्रेकफास्ट करिए, लेकिन उसमें भी आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी चीज़ प्रोसेस्ड ना हो। आप रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रेड मत खाइए। आप जो है अगर आप इडली खा रहे हैं तो रेड राइस और ब्लैक उड़द दाल की इडली खाइए। डोंट टेक वाइट उड़द दाल एंड वाइट राइस। तो जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं वो होल लीजिए आप।
how should a person with acidity start his or her day? तो एसिडिटी पे मेरी किताब बहुत जल्द आने वाली है, इसके ऊपर मैंने बहुत तगड़ा रिसर्च किया है। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये देखा है कि जो चीज़ें मैं बताता हूँ एसिडिटी के लिए और जिस तरीके से मैंने बहुत हज़ारों लोगों की एसिडिटी ठीक करी है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट है, आपको जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि जैसे माइग्रेन है, 90% लोगों का माइग्रेन होता ही नहीं है, उनको एसिडिटी होती है। वर्टिगो, जो चक्कर आते हैं लोगों को, वो दैट इज ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एसिडिटी। इतना ही नहीं, लोगों को बीपी की दवाई देना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनका बीपी फ्लक्चुएट होता है। दैट इज नॉट एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑफ बीपी, दैट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। और डीप में जब घुसने लगा तो मुझे पता चला कि एसिडिटी और एस्थमा का भी बहुत तगड़ा कनेक्शन है। जिन लोगों को एसिडिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उन लोगों में स्पेशली बच्चों में एस्थमा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों का एस्थमा भी ठीक होने लगा जब मैंने एसिडिटी ठीक करी। इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको भूखे नहीं रहना चाहिए। यू शुड नॉट स्टे हंग्री। हम काम के सिलसिले में या फैट डाइट जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जैसे ये चीज़ें जो है एसिडिटी वाले पेशेंट को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। काम के सिलसिले में या किसी परेशानी में या कोई प्रेशर के कारण, कोई स्थिति के कारण हम जनरली खाना अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारी एसिडिटी और बढ़ने लगती है। तो देयर आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू डू, जैसे दही आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, आपको वॉमिटिंग नहीं होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको खाना खाना पड़ेगा। थैंक यू निखिल। आशीष पंसारी जी के एक बहुत बड़ी मुसीबत है उनकी लाइफ में। वो कह रहे हैं कि हेल्दी इंडियन ब्रेकफास्ट तो ठीक है, अगर मैं सुबह फ्रूट खाता हूँ तो मुझे भूख लग जाती है और उसके बाद मैं स्नैक खाना शुरू कर देता हूँ। Exactly. ये कैसे इसको सॉल्व किया जाए? एग्जैक्टली तो अगर आपको भूख लगती है तो आप दोबारा खाइए, तिबारा खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो धीरे धीरे करके जैसे आप चेंज करोगे तो एक दिन में नहीं होगा। आप देखो कि बॉडी को चेंज पसंद नहीं है। कोई आदमी अगर सिगरेट छोड़ना चाहता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब वो सिगरेट शुरू किया होता है ना, उस टाइम पे भी उसको तकलीफ होती है। बॉडी डजंट लाइक चेंज, इट विल टेक सम टाइम, यू हैव टू परसिस्ट। एंड मेरा सजेशन ये कि एक बार में एक ही चीज़ चेंज करिए। आप बहुत सारी चीज़ें चेंज करेंगे ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जो आपने बताया कि भूख लग जाती है और फिर स्नैकिंग करते हैं हम, ये सबसे कॉमन होता है 4-5 बजे के टाइम पे। तो आप नोटिस करिए कि आपको कितने बजे भूख लगती है। मैं शाम का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके लिए सुबह भी लागू हो सकता है। अगर आपको 5 बजे के आसपास भूख लगती है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो आप एक रूटीन बना लीजिए कि मैं 4:30 बजे ही कुछ हेल्दी खा लूंगा। दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। सो आखिरी सवाल यह है निखिल कि आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत फैड है। हर कोई बोलता है कि 14 घंटे 16 घंटे मत खाओ और सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तुम्हारा मोटापा, वजन वगैरह वगैरह। सो ये रियली ऐसा इट रियली वर्क्स? इज इट गुड फॉर द बॉडी और व्हाट इज इट? मतलब बहुत फैड है अभी। देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड फास्टिंग आर रियली गुड, बट यू नीड टू प्रिपेयर योर बॉडी फॉर इट। मैं एक कॉलेज में टॉक के लिए गया था और हैदराबाद के वन ऑफ द टॉप कार्डियोलॉजिस्ट मेरे को स्पीकर थे। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी अजीब सी थी। वो कहते थे कि 1 पैक डेली आप पी सकते हो एंड ऑल दैट, कमिंग फ्रॉम अ कार्डियोलॉजिस्ट टू द स्टूडेंट्स वाज वेरी डिसहार्टनिंग। बट जब हम टॉक से पहले खाना खा रहे थे तो मैं उनसे पूछ रहा था कि सर आजकल जो है ये समझ लीजिए 19-20 साल या 25 साल के लड़कों को बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। तो तुरंत एक्साइटेड हो गए सुन करके, बोले या इट इज़ हैपनिंग वेरी कॉमन। और वो कॉलेज के डीन लोग, सब लोग बैठे हुए थे हम लोग। मैंने उनसे एक सवाल किया, क्योंकि मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, जो रिसर्च नहीं है इसके ऊपर। अगर कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कोई रिसर्च साइंटिस्ट या कोई डॉक्टर इस चीज़ को देख रहा है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि इस पर रिसर्च करिए आप। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि मैंने उनसे पूछा कि सर ये जितने लोग आते हैं क्या ये मोटे होते हैं? तो बोले नहीं, कोई मोटा नहीं होता। मेरा एक और ऑब्जर्वेशन आपको बता दूं, मैंने आज तक ज़िंदगी में मैंने इतने कैंसर पेशेंट्स के साथ काम किया है, मैंने आज तक एक भी सीडेंटरी कैंसर पेशेंट नहीं देखा, सब बहुत एक्टिव होते हैं। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरी एक थ्योरी है, और मैंने जितने लोग मेरे पास आए कि हमारे घर में फलाने की डेथ हो गई, उसको हार्ट अटैक आ गया, यंग बच्चे लोगों की बात कर रहा हूँ, बच्चे या हम उम्र जो भी कह लीजिए, तो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि वो लोग खाना बहुत स्किप करते थे। पढ़ाई के चक्कर में लगे हुए हैं, सुबह से शाम तक खाना ही नहीं खा रहे। ऑफिस जा रहे हैं, लंच स्किप कर दिया, खाना ही नहीं खा रहे, कॉफ़ी पे जी रहे हैं, या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं। एक केस था चेन्नई का जिसमें वो बंदा इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत कर रहा था, ही वॉज अ मॉडल, ठीक है, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा था। तो जो हार्ट अटैक होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हर बार जो है कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण हार्ट अटैक नहीं आता। कई बार अगर आपके आर्टरीज या वेन्स अगर सिकुड़ जाए तो ब्लड फ्लो रुक जाता है, वहाँ की अगर सेल्स डेड हो जाए तो उससे भी ब्लड फ्लो रुक जाता है।
वीकनेस के कारण भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग या फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये आपके बॉडी में जितने भी गंदे सेल्स होते हैं पहले उसको मारती है, फैट को बाद में तोड़ती है। अगर आप फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। पहला, अपनी बॉडी को प्रिपेयर करिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, वीकनेस, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है तो इट्स अ बिग नो, ये आपकी प्रॉब्लम बढ़ा देगा। दूसरी चीज़, जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज करना कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका फैट नहीं टूटेगा, आपके मसल्स टूटेंगे। तीसरी चीज़, जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो वो 16 आवर्स जो आप नहीं खा रहे हैं, उसके अलावा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 8 घंटे होते हैं। आप 8 घंटे में क्या खा रहे हो? अगर आप 8 घंटे में आइसक्रीम, गुलाब जामुन, वाइट राइस, ब्रेड खा रहे हो तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। सो अभी आपने सुना कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन तभी अगर आपकी बॉडी तैयार हो। सो थैंक यू वंस अगेन निखिल। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप हमें #FlexiStrongTalks पे फॉलो करें, अपने कमेंट्स डालें फेसबुक पे, इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हमें और अच्छे एपिसोड्स करने का मौका मिलेगा। नमस्कार। थैंक यू।